हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से हु पार्ट 2, यानी कि ये हु सीरीज है, कॉमिक है राज कॉमिक की। तो इसका है ये पार्ट 2 और इसका एक पार्ट 1 भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो पार्ट भी देख लीजिएगा, अगर इस स्टोरी के बारे में थोड़ा और जानना है तो। लेकिन फिलहाल ये है इस पार्ट का मतलब इस कॉमिक का सेकंड पार्ट। तो देखते हैं आखिर इस पार्ट में क्या होने वाला है। ये है इसका टाइटल। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारी कॉमिक पेज करते हैं संजय गुप्ता। हु सीरीज। लेखक है तरुण कुमार वाही, चित्र है आदिल शाह खान, संपादक है मनीष गुप्ता, कैलीग्राफी है तुलाराम आजाद की। शैतान सम्राट हु जो धरती पर शैतानी राज कायम करना चाहता था, धरती पर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध व प्रतिशोध की राजनीति करने पर पहुंच चुके थे 10 शैतान। उसी की आज्ञा पर इधर पिरामिड का रहस्य जानने के लिए डिकोस्टा, जूलिया फर्नांडिस और डेविड ने पिरामिड में प्रवेश किया। टॉर्च जला लो। पिरामिड में मंडराती एक प्यासी आत्मा ने डेविड के शरीर को अपना निवास बनाकर जूलिया का खून पीकर उसे मार डाला। जूलिया की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब डिकोस्टा महल में पहुंचकर डेविड ने फादर जॉन डिकोस्टा और फर्नांडिस को पिरामिड में मम्मी से चुराया वह हार दिखाया। चीना झपटी में वह हार टूट गया। डेविड पर हावी पिरामिड खूनी आत्मा ने फर्नांडिस को भी मार डाला, जबकि इधर फादर जॉन पवित्र क्रॉस की मदद से डेविड तथा उस खूनी आत्मा को मार डालने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हें खत्म कर देने के लिए विवश हूँ मेरे बच्चे। नहीं फादर, नहीं। तभी बाबा खान ने वहां पहुंचकर हमला कर दिया। उसी समय डाकू बाबा खान सर डिकोस्टा की अतुल संपत्ति को लूटने के लिए डिकोस्टा महल की ओर बढ़ रहा था। इस महल में बुरी तरह तो घायल हो गए फादर जॉन तथा सर डिकोस्टा। बाबा खान ने अपने 25 आदमियों के साथ जमकर लूट मार की और डिकोस्टा महल को ध्वस्त करने के लिए उसने लॉन्चर से रॉकेट छोड़ दिया, जबकि भीतर पिरामिड के हार को तुम्हें वापस लाना होगा डिकोस्टा। डिकोस्टा महल को ध्वस्त हो जाने से कोई नहीं रोक सका। उधर बाबा खान ने डिकोस्टा महल से लूटे गए खजाने सहित पिरामिड के हार को भी विश्व के कुख्यात माफिया गिरोह को बेच डाला। लेकिन एन वक्त पर पुलिस ने वहां पहुंचकर बाबा खान को मार डाला और इधर हॉस्पिटल में हो गई डिकोस्टा की भी मौत। यहाँ तक का कथानक आपने हु पार्ट 1 में पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या हुआ। 20 मंजिला 5 स्टार होटल डार्क पैलेस की छत पर उस शानदार पार्टी में मिसेस शीतल सेठ ने अपने 25वें जन्मदिन के केक को काटा। डार्क ब्लेस, हैप्पी बर्थडे टू यू शीतल। मिस्टर गजराज सेठ ने मिसेस शीतल को दिया वह अनमोल तोहफा। इसे खोलकर देखोगी तो झूम उठोगी। सच सचमुच फटी रह गई शीतल की आंखें। उस हार में खुद गजराज सेठ ने शीतल के गले को सुशोभित किया। उफ, इस नेकलेस में विभूषित इस हार की चमक पर तो आंखें ही नहीं ठहर रही। अद्भुत है यह। अचानक ही बिजली गुल हो गई। अरे यह क्या हुआ? बिजली गुल हो गई। अंधेरे में एक चीख गूंजी। फर्श पर गिरकर बोतल शहीद हो गई। गजराज सेठ ने बोतल के कान से बचने के लिए शीतल सेठ को अपनी ओर खींचा। बचा शीतल। उफ, जबरदस्त खूनी हादसा होने जा रहा था गजराज। उफ। लेकिन उसी पल उस मेहमान की फुर्ती देखने काबिल थी। इसी पल बिजली की गड़गड़ाहट भी दूर हो गई। मेज ठीक शीतल के नीचे पहुंचकर रुकी और वहां का दृश्य देखकर स्याही सी पुत गई मौजूद मेहमानों के चेहरे पर। उफ, अगर मिस्टर नारायण मेज को ठीक समय पर शीतल जी की ओर न धकेलते तो गजब हो जाता। ओह जीसस, एक अनहोनी टल गई। तुम ठीक तो हो ना शीतल? ओह गजराज, अचानक यह सब क्या हुआ? और तब शीतल पर से टले उस भयानक संकट की खुशी में पार्टी में और जोश भर गया। मिस्टर नारायण, आज आपके कारण मेरी पत्नी को नया जीवन मिला है। उस समय चरमोत्कर्ष पर थी पार्टी। दूर कहीं घड़ियाल रात के 12 बजने की सूचना 12 घंटे बजाकर दे रहे थे। टन टन टन। वापसी के लिए लिफ्ट में पहला कदम रखने वाली थी शीतल सेठ। हा, आज पार्टी का डबल मजा आ गया। और होनी ने इसी पल अपना खतरनाक जबड़ा फाड़ दिया। अरे उफ, लिफ्ट अपने आप नीचे चली गई। गजराज, पर यह तो हुआ कैसे? दरवाजा बंद हुए बिना तो लिफ्ट चल ही नहीं सकती। द्रुत वेग के साथ नीचे गिरती चली जा रही लिफ्ट को नियंत्रित करने की जबरदस्त चेष्टा की बदहवास शीतल ने। ओह माय गॉड, इसकी तो नियंत्रण प्रणाली ही काम नहीं कर रही। इधर सभी अनिष्ट की आशंका से थरथरा उठे थे। लिफ्ट के रिक्त हुए स्थान में कूद पड़ने को हुए गजराज को जकड़ लिया हाथों ने। शीतल, मैं आ रहा हूँ। शीतल, मैं आ रहा हूँ। रुको, पागल मत बनो। नीचे पुर्जा पुर्जा होकर बिखर गई लिफ्ट
अंदर खून से नहा गई शीतल। घटना के कुछ ही मिनटों में शीतल को लिए एम्बुलेंस दौड़ पड़ी शहर के सबसे बड़े और महंगे गंगाराम अस्पताल की ओर। केस की गंभीरता को देखते हुए सघन चिकित्सा कक्ष में खलबली मचना स्वाभाविक थी और तब सीनियर सर्जन डॉक्टर घोष गजराज से मुखातिब हुए। मिस्टर गजराज, आपकी पत्नी की हालत गंभीर है। 6 यूनिट खून उन्हें चढ़ाया जा चुका है, लेकिन खून की कमी फिर भी बनी हुई है। उन्हें फौरन खून की जरूरत है। आप मेरा खून ले लीजिए, मगर उसे ठीक कर दीजिए डॉक्टर। हमारा खून भी टेस्ट कर लें, शायद वो शीतल से मैच कर जाए। स्थान भारत। देहरादून की खामोश व अद्भुत प्राकृतिक छटा बिखेरती स्वर्ग सी धरती पर स्थित था दून स्कूल। विक्टर डिकोस्टा 15 वर्षीय, खूबसूरत, ब्रिलियंट, गंभीर व आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक दून स्कूल का कक्षा 11 का छात्र था। पिछले बरस दून के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने का गौरव उसे प्राप्त था। विक्टर, जो इस समय मौजूद था हॉस्टल की वार्डन मिस जूही की ऑफिस में। विक्टर, मिस्र से तुम्हारे लिए यह पैकेट आया है। मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद उनकी इच्छानुसार दादाजी ने मुझे अपने से अलग हिंदुस्तान में रखा, क्योंकि मेरी मम्मी हिंदुस्तानी थी और मेरे पापा को भी भारत बहुत पसंद था। तब से दादाजी मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। इसे मेरे दादाजी ने ही भेजा होगा, कल मेरा जन्मदिन है ना। यह सुनकर वार्डन मिस जूही की आंखें विचित्र भाव के लिए सिकुड़ गईं। विक्टर, तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया है? नहीं, यह पैकेट और ये तार वहां की पुलिस ने तुम्हारे नाम पर भेजा है। विक्टर के संभलने के बाद जूही ने उस पार्सल को खोला। इसमें एक डायरी और फोल्ड किया हुआ कागज है। विक्टर, इन्हें खोलकर देखो। फोल्ड किया हुआ कागज वसीयत थी और डायरी को विक्टर ने खोला। प्रिय विक्टर बेटे, जब तक ये डायरी और वसीयत तुम्हें मिलेगी मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम पर एक भारी जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है बेटे, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। विक्टर ने डायरी का पन्ना पलटा और फिर एक एक करके कई पन्ने पलटता चला गया। और तब, मुझे फौरन अपने माइकल चाचा के पास जॉनसार जाना होगा मैडम। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ विक्टर। मैं तुम्हारी छुट्टी और जॉनसार जाने की व्यवस्था करती हूँ। देहरादून से बस द्वारा जॉनसार की ओर रवाना हो गया विक्टर। मैं आपकी अंतिम इच्छा को जरूर पूरी करूंगा दादाजी। और उस वक्त शाम के 7 बजे थे जब उस एकांत स्थान में एक पहाड़ी पर भूत की तरह खड़ी कॉटेज की कॉल बेल को विक्टर ने दबाया। अगले ही क्षण दरवाजा थोड़ा सा खुला और भीतर से झांका मधुर ने। कौन हो? किससे मिलना है? सुनने के बाद चीख सी निकल गई मधुर के कंठ से। विक्टर डिकोस्टा, तुम विकी हो? चट दरवाजा खुल गया। चेहरे पर अपार हर्ष के भाव लिए बाहर आई मधुर। तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं मधुर हूँ। उफ, आज बरसों बाद इस घर में किसी के कदम पड़े हैं। विक्टर ने उसे बताया। तुम अंदर आओ ना, प्लीज विकी, प्लीज अंदर आओ। पापा तुम्हें देखकर कितना खुश होंगे, खुशी से उछल पड़ेंगे। सचमुच उसके माइकल चाचा उसे सीने से लगाकर रोड पड़े। तू बहुत छोटा सा था जब तेरे पिताजी और दादाजी ने तुझे अपने साय से भी दूर रखने का वचन मुझसे ले लिया था, क्योंकि मैं तंत्र मंत्र व भटकती रूहों को सिद्ध करने में लगा था। इसी कारण तुम्हारे पिताजी और दादाजी मुझसे नफरत करते थे और चाहते थे कि यह दुष्कर्म छोड़ दूं, जबकि वो सब काम अब मेरी जिंदगी बन चुके थे। उसी शाम सर डिकोस्टा की डायरी को पढ़ने के बाद माइकल एकाएक गंभीर हो गया। यह डायरी पढ़कर तुम मुझ तक तो आ पहुंचे बेटे, लेकिन पिरामिड की मम्मी की अमानत को ढूंढना इतना आसान न होगा, क्योंकि ऐसा जिक्र इस डायरी में कहीं नहीं है कि बाबा खान के पास से वह हार कहाँ गया। चाचा जी, दादाजी ने इस डायरी में मुझे केवल आपसे ही मदद लेने को लिखा है। आखिर कोई रास्ता तो हमें ढूंढना ही होगा। बड़बड़ा उठा माइकल। वह हार कहाँ है, यह बात हमें सिर्फ बाबा खान बता सकता था और बाबा खान मारा जा चुका है। तुम चाय लो विकी, पापा इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। मिल गया हल, इस समस्या का हल है प्लेन चिट। मैं बाबा खान की आत्मा को प्लेन चिट पर बुला रहा हूँ विक्की। तुम मेरी आज्ञा के बिना इस घेरे से बाहर कदम मत रखना। उस क्षण सिहर गए मधुर और विक्टर के जिस्म पर धुंधली सी वह सफेद आकृति प्लेन चिट के बर्तन पर मंडराने लगी थी। मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तकलीफ हो रही है। बाबा खान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैं तुम्हें इस तकलीफ से शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। सुलग कर शोलों में बदली जा रही थी माइकल की आंखें।
मुझे बताओ बाबा खान कि सर डिकोस्टा के खजाने के साथ तुमने बेहद प्राचीन काल की मम्मी की अमानत उस हार को कहाँ रखा है। बाबा खान की आत्मा के गले से खड़खड़ाहट के रूप में शब्द फूटे। मैंने उस हार के हीरो को अलग करके बेहद ऊंचे मूल्यों पर विश्व के माफिया गिरोह को उस खजाने के साथ ही नीलाम कर दिया था। मुझे उन माफिया गिरोहों के नाम व पते चाहिए। बाबा खान की आत्मा सब कुछ बताती चली गई और तब, अब मुझे आजाद कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है। अभी नहीं, अभी मैं उन लोगों की तस्वीरें तुम्हें आंखों में देखूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। विक्की बेटे तैयार हो जाओ, मुझे बाबा खान की आत्मा को मधुर के शरीर में प्रविष्ट करना होगा। तुम्हारे सामने अभिमंत्रित नींबू पड़ा है, मेरा आदेश पाते ही तुरंत तुम्हें उस नींबू के 2 टुकड़े करने हैं। ध्यान रहे विकी, तुम्हारी जरा सी चूक मधुर की जान को खतरे में डाल सकती है। लेकिन चाचा जी, बाबा खान की आत्मा को आप मेरे शरीर में। विक्टर की बात अभी अनसुना कर मंत्रों के उच्चारण को तीव्र कर चुके थे उसके माइकल चाचा। बाबा खान, इस शरीर में प्रवेश करो। आह! खूबसूरत चेहरा पल भर के विकृत हो उठा। उन लोगों की सूरतें एक एक करके अपनी आंखों के सामने लाओ बाबा खान, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। और तब माइकल ने चीख कर विक्टर को आदेश दिया, विकी बेटे हरी अप, नींबू काट दो। पसीने से लथपथ हो उठा था विक्टर का चेहरा और ओह उफ, हड़बड़ी में नींबू उसके हाथ से छूटकर घेरे के बाहर लुढ़कता चला गया। चाचा जी, घेरे से बदहवासी में निकल पड़ने को हुआ विक्टर। यह देख चीख पड़ा माइकल, नहीं नहीं, उस घेरे से बाहर मत निकलना, नींबू को घेरे में रहकर ही उठाने की चेष्टा करो। हरी अप विकी, हरी अप। घेरे के अंदर फर्श पर लेट गया विक्टर और जल्दी करो विकी, जल्दी करो। ओ माय गॉड, हेल्प मी प्लीज। मधुर की नसें भयानक ढंग से फूलने लगी थी, जैसे अभी फट जाएंगी। विक्टर जैसे पागल हो उठा। अगले ही पल कटार की धार से नीचे नींबू के 2 टुकड़ों में काट दिया। उधर धड़ाम से फर्श पर बेहोश होकर लुढ़क गई मधुर। मधुर मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? ओह मधुर, और शीघ्र ही। उफ चाचा जी, आपने मधुर दीदी की जान का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अगर मैं ऐसा न करता तो उन लोगों की तस्वीर देख पाना असंभव था जिन लोगों के पास पिरामिड की मम्मी की अमानत है। भाव विभोर होकर माइकल डिकोस्टा के सीने से लग गया विक्टर और मासूम बच्चों के समान फूट फूट कर रो पड़ा। उफ, पिताजी और दादाजी हमेशा कितना गलत समझते रहे आपको। आप तो महान है चाचा जी। और मधुर दीदी बहन का प्यार क्या होता है, यह मुझे आज मालूम पड़ा। अगर मैं यहाँ न आता तो सारी उम्र मुझे ये प्यार नसीब न होता। प्लेन चिट की इस घटना के 3 दिन पश्चात, विकी बेटे, ये उन 10 लोगों की तस्वीरें जिन्हें मैंने अपनी कला के जरिए बनाया है। इन्हीं के पास पिरामिड की मम्मी की अमानत है, लेकिन अब इनकी खोज करके उस अमानत को वापस लाने का काम तुम्हारा है। मैंने इन तस्वीरों के पीछे उन लोगों के नाम पते भी लिख दिए हैं। मैं इन लोगों को जरूर ढूंढूंगा चाचा जी, लेकिन यह काम तुम अकेले नहीं करोगे विकी। इस काम में मैं तुम्हारा पल पल साथ दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन जिन सिद्धियों को मैं पूरा करने में लगा हूँ उन्हें बीच में छोड़ जाना बेहद खतरनाक होगा मेरे लिए। माइकल से भावपूर्ण विदा लेकर विक्टर मधुर को साथ लेकर चल पड़ा, एक ऐसे मिशन पर जिसकी सफलता या असफलता की उन्हें कोई गारंटी नहीं थी। अलविदा बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफल करे। इधर शीतल संघन चिकित्सा कक्ष में अपनी जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही थी। डॉक्टर घोष की देखरेख में खून मिस्टर मोहन कुमार की नाड़ियों से निकलकर शीतल की नाड़ियों में समाने लगा। नर्स, अधिक से अधिक 1.5 यूनिट खून आप मिस्टर कुमार से पेशेंट को ट्रांसफर कर सकती हैं। और इधर डॉक्टर घोष मिस्टर मोहन के साथ आईसीयू की ओर बढ़ रहे थे। आइए मिस्टर मोहन कुमार, आपका खून शीतल के खून के साथ मैच हो गया है। थैंक गॉड। गजराज सहित मौजूद लोग की निगाह आईसीयू के दरवाजे पर पड़ रही थी। डॉक्टर घोष के जाने के बाद नर्स लिली बूट वहीं पड़ी केस की फाइल के कुछ लिखने में व्यस्त हो गईं। आईसीयू के उस कक्ष में ब्लेड की धार जैसी पैनी खामोशी छाई हुई थी। इधर अचानक बोझिल होने लगी थी मिस्टर मोहन कुमार की आंखें। इतना अधिक बोझल कि नींद से बंद हो चली गई उसकी पलकें। खून तेजी से खिंच रहा था जिससे जिस्म की नाड़ियों से। नर्स लिली बूट ने उठकर शीतल की नब्ज पर हाथ रखा। इस भयानक सन्नाटे में धक धक ध्वनि के साथ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ही चकराया उसका दिमाग। कुर्सी पर निढाल सी गिर पड़ी नर्स लिली बूट। उधर दमे के मरीज की तरह हाफने लगे मिस्टर कुमार। उसी पर डॉक्टर घोष ने भीतर प्रवेश किया और अगले ही क्षण पांव तले जमीन खिसक गई उनकी। ओह माय गॉड! बाज के समान मोहन कुमार की ओर झपटे
और दंग रह गए डॉक्टर घोष। मोहन कुमार की ओर से ऊपर बोतल की ओर जाते खून के पाइप को खून से खाली देखकर, ओ गॉड, पाइप खून से खाली है तो क्या? उफ नहीं। नब्ज टटोली तो नब्ज गायब थी मोहन कुमार की। पागलों की तरह झंझोर डाला उन्होंने लिली को। लिली, लिली, ओह! बरस पड़े डॉक्टर घोष उस पर। तुम यहाँ सो रही हो? देखो, उधर देखो, गजब हो चुका है। मिस्टर मोहन कुमार का सारा खून उनके जिस्म से निचुड़ चुका है। बेवकूफ, ही इज डेड, ही इज डेड। हलक फाड़कर चीख उठी लिली। शीतल सेठ की सांस पूर्ववत चल रही थी, हार्ट बीट सामान्य थी। उफ, जरूरत से ज्यादा खून इनके जिस्म में जा चुका है। फौरन ब्लड टेस्ट करो, हरी अप, क्विक। टेस्ट रिपोर्ट देखकर होश उड़ गए डॉक्टर घोष के। भौचक्के से खड़े रिपोर्ट के कागज को देखते चले गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना खून चढ़ा देने के बाद भी खून की वैसी कमी आश्चर्य का विषय है। आतंकित हक बकाई सी खड़ी नर्स लिली बूट में कुछ भी पूछने का साहस तक नहीं था। मोहन कुमार की आकस्मिक ढंग से हुई मृत्यु सबके चेहरे पर मातम सा छा गया। फिर डॉक्टर घोष के ऑफिस में, डॉक्टर घोष, आप अपनी इस खूनी गलती को स्वीकार कीजिए। मिस्टर मोहन की मौत आपकी और ड्यूटी नर्स की लापरवाही से हुई है। नो, नेवर। यह एक ऐसा हादसा है जिसने खुद मेरा वजूद हिलाकर रखा है। खून की एक यूनिट लेने के बाद 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस केस में सिर्फ 10 मिनट में मोहन कुमार का सारा खून आपकी पत्नी के शरीर में ट्रांसफर हो गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बर्फ खाना, अमर कोल्ड स्टोर, जहां निर्माण होता था बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों का। यहीं से फिर बर्फ की आपूर्ति पूरे शहर में स्थान स्थान पर की जाती थी। और इसके अलावा कुछ कुछ एक विशेष सिल्लियों का निर्माण भी होता था, जिसका रहस्य जान लेने का अर्थ है होता था एक भयानक मौत। एक भयानक मौत यानी ठंडी मौत। और ये विशेष सिल्लियां दूसरी सिल्लियों के बीच ही रखकर शहर में कुछ निश्चित स्थान पर सप्लाई की जाती थी, जहां से इन सिल्लियों से वे सफेद पैकेट निकाल लिए जाते थे और इन पैकेट में भरी सफेद मौत उर्फ हीरोइन उस स्थान में बेची जाती थी पूरे शहर में। और उस पूरे शहर में शामिल थे भोले भोले लोग जो नशे के जाल में फंस गए थे। और आज बर्फ खाने में आ पहुंचा था विक्टर डिकोस्टा, जिसके साथी मधुर। कौन हो तुम? इस व्यक्ति से मुझे मिलना है जिसका नाम ब्रिगेंजा है और जिसकी नशे के धंधे पर पूरे शहर पर जबरदस्त पकड़ है। विक्टर द्वारा दी गई जानकारी का जादुई असर हुआ। कौन हो तुम? मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो जिनने बाबा खान की नीलामी में भाग लिया था। मिस्टर ब्रिगेंजा, हमें किसी और चीज से कोई मतलब नहीं। हमें बस हीरा चाहिए जिसे बाबा खान ने नीलामी में तुम्हें खरीदा था सोने के बदले। तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो। तुम दोनों को मैं जिंदा बचकर जाने दूंगा या नहीं, यह तुमने यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोचा? मिस्टर ब्रिगेंजा, मैं फिर से कह रही हूँ कि हमें वह हीरा चाहिए और यह भी जान लो कि वह तुम्हारे लिए भी मौत व तबाही है। हमें लौटा दो ब्रिगेंजा, वह मम्मी की अमानत है। किसी आरा मशीन के चलने की तेज आवाज गूंजी, साथ ही बर्फ सी सर्द ब्रिगेंजा की आवाज। यह कटर बर्फ की सिल्लियों को काटने के साथ साथ इंसानों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने का भी काम करता है। इसी पल कठोर हो गया विक्टर का स्वर। कुछ भी करने से पहले ठहरो मिस्टर ब्रिगेंजा और इसे देखो। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, इस सूटकेस में भरा बारूद अगर फटा तो तुम अपने इस अड्डे को वह खुद भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि इसके बीच जो टाइम बम रखा है उसे फटने में अब केवल 2 मिनट रह गए हैं और इस बम को केवल मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। जल्दी करो ब्रिगेंजा, आधा मिनट गुजर चुका है। जल्दी बताओ कि वह हीरा कहाँ है जिसे तुमने बाबा खान से नीलामी के दौरान खरीदा था। पसीना चुह चुका था ब्रिगेंजा के मस्तिष्क पर। यहाँ पहुंचकर हीरा मैंने एक बड़े ज्वेलर जावेरी ब्रदर्स को बेच दिया था। टाइम बम डिस्कनेक्ट करो, जावेरी ब्रदर्स का पता बताओ। ब्रिगेंजा टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता चला गया और उस वक्त मधुर ने एक शीशे में भरा केमिकल सूटकेस की ओर फेंका। तेज आवाज के साथ फटा सूटकेस, इसी के साथ चारों ओर घना धुंध सा छा गया। धोखा, पकड़ो उन्हें, वे बचकर जाने न पाए। उफ! लेकिन कोई भी अपने स्थान से आगे न बढ़ पाया। धुआं छटा तो और अब अपनी नाक के छिद्रों में से फिल्टर निकाल दो विक्टर, जहां जहरीली गैस से कोई डर नहीं। सूटकेस में भरे जहरीली गैस के पाउडर और शीशी में भरे उस केमिकल के रिएक्शन से विस्फोट वाला आपका आइडिया खूब काम आया मधुर दीदी। हाँ, अपने विज्ञान की पढ़ाई में ऐसे कई करिश्मे मैं सीख चुकी हूँ और अब हमें यहाँ की पुलिस को यहाँ के बारे में सब कुछ बता देना होगा ताकि ये शैतान अपने लिए किए की सजा पा सकें।
मधुर की सूचना पर पुलिस ने बर्फ खाना सील के भिगेंजा और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लिया। उधर मधुर और विक्टर वह झावेरी ब्रदर्स के शोरूम में पहुंचे। ओ, शोरूम तो जलकर राख में बदल गया है। उन गार्ड से पता करते हैं। 3 दिन पहले ही भयानक आग लगी थी यहाँ, जिससे शोले अभी भी भड़क रहे हैं। और आग कैसे लगी, पुलिस लाख सिर खपाने पर भी यह रहस्य पता नहीं लगा पाई। झावेरी ब्रदर्स का मालिक शिव कुमार झावेरी 55% जलने के कारण अस्पताल में था। हाँ, वह हीरा मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा था और शायद आग लगने से पूर्व मैंने आखिरी बार उसी हीरे जड़े नेकलेस को बेचा था। जल्दी बताइए सेठ जी, आपने वह नेकलेस किसे बेचा था? हाँ, क्योंकि वह मम्मी की अमानत है। जहाँ भी जाएगा मौत व तबाही फैलाएगा। हमें उस अमानत को वापस पिरामिड में पहुंचाना है। ओह, इधर शीतल को उतने ही खून की आवश्यकता अभी भी बनी हुई थी। आइए मिस्टर अर्जुन, आपका खून भी शीतल जी से मैच करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, घबराओ नहीं, इस बार मैं खुद वहां रहूंगा। अर्जुन का खून बेहोश शीतल के जिस्म की नसों में दौड़ने लगा। नर्स लिलीबेट के स्थान पर अब वहां नर्स रिचेल की ड्यूटी लगा दी गई। स्वयं डॉक्टर घोष मॉनिटर व शीतल पर निगाहें रखे हुए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा है। और तब अचानक डॉक्टर घोष की उंगलियां रक्त के प्रवाह को थोड़ा और बढ़ाने के लिए ब्लड ट्रांसफर पाइप में लगी बटन पर थरकी। बेहोश शीतल की सांसें सामान्य गति से चल रही थीं। अचानक दिमाग चकराने लगा डॉक्टर घोष का। उफ, क्या हुआ सर? इधर पलकें भारी हो गईं अर्जुन की भी। सर सर, ओह! नर्स रिचेल की फटी फटी सी आंखें जा चिपकी गर्म तवे पर पानी की बूंद की तरह बिस्तर पर उछलते अर्जुन पर। ओ नो! दमे के मरीज की तरह तड़प रहा था अर्जुन। घबरा कर अर्जुन की ओर लपकी नर्स रिचेल अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी और ओह! कंठ से एक तीज चीख फूटी उसकी और होश उड़ते चले गए। खून तेजी के साथ अर्जुन के शरीर से खाली होता चला गया। शीतल का मुंह अजीब भयानक अंदाज से टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। इसी पल लपका वह हाथ। बाहर आकाश थर्रा उठा, धरती कांप उठी। नेकलेस को हाथ में लिए चीख उठा विक्टर। मधुर दीदी, जल्दी कीजिए, वह अभिमंत्रित पवित्र क्रॉस लाइए। तेजी से आगे बढ़ी मधुर खोल चुकी थी क्रॉस रूपी उस डिबिया को और इसी पल बाज के समान झपट कर विक्टर ने वह नेकलेस उस क्रॉस रूपी डिबिया में डाल दिया। उफ! साथ हर ओर शांति छा गई। चौंक कर उठ बैठे डॉक्टर घोष। ओह, मुझे क्या हुआ था? और तुम सब? अर्जुन की हालत गंभीर है। डॉक्टर घोष, जल्दी कीजिए। डॉक्टर घोष ने तुरंत ब्लड ट्रांसफर पाइप को इस बार शीतल की कलाई से अलग किया। उसी के साथ बोतल में भरा खून वापस अर्जुन की नाड़ियों में समाने लगा। सॉरी मिस्टर गजराज, आपकी पत्नी को हम नहीं बचा पाए। नहीं। और जब मधुर के मुंह से उन्हें उस क्रॉस में स्थापित हीरे की हकीकत पता चली तो कांप कर रह गए सब। ओह, इसीलिए यह सब हुआ। इसका मतलब शीतल पहले ही मर चुकी थी। जरूर मम्मी के अभिशाप के कारण ही उसकी सांस चल रही थी। और वह नेकलेस उतारे जाते ही शैतानी साया भी शीतल से उतर गया और शीतल पूर्ववत लाश में बदल गई। उफ! मिस्टर गजराज, हम इस नेकलेस की पूरी कीमत आपको देंगे क्योंकि इसमें स्थापित हीरे को हमें पिरामिड में पहुंचाना है। कीमत लेकर क्या करूंगा? मेरा सब कुछ तो शीतल के साथ पहले ही लुट चुका है। रिलैक्स मिस्टर गजराज। तो यह राज कॉमिक का हु सीरीज का सेकंड पार्ट यहीं तक था। मैं इसके आगे के भी कुछ पार्ट्स हैं जिनको लेकर जल्दी ही आऊंगी क्योंकि मुझे भी आगे पढ़ने की एक्साइटमेंट हो रही है। फिलहाल अभी तक के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपको कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा कमेंट करके। और जाने से पहले अगर आपको कॉमिक पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगी। थैंक यू।